hour, please. Question 226. Question 226. Yes. माननीय सभापति जी, Silence, please. Silence. Silence. जी. लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementaries, please. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ट्रम्प प्रशासन के शासन में आने के बाद जो सूचनाएं आई हैं उस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह सही है कि आंतरिक सुरक्षा हर देश का अपना मसला है और उस मसले के अंतर्गत वह अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकती है, लेकिन कुल 6 मिलियन अवैध लोग अमेरिका के अंदर प्रवेश किए, उसमें मैक्सिको से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। मात्र 3 लाख या उससे भी कम भारतीय हैं। क्या वो चिन्हित किए जा चुके हैं? और अगर किए जा चुके हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनका वहाँ से प्रत्यावर्तन किए जाने की स्थिति में हमारी सरकार की कितनी तैयारी है? सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अवैध लोगों की नीति में कोई परिवर्तन ट्रंप प्रशासन आने के बाद नहीं हुआ। जनवरी 2012 में सबसे पहले एक आंकड़ा आया जिसमें अमेरिका में ये कहा गया कि 11.43 मिलियंस इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ रहते हैं, जिसमें से उन्होंने कहा 2,60,000 भारतीय हैं। ये जनवरी 2012 की बात है, जब ट्रंप प्रशासन नहीं था। और अभी भी हमने उस आंकड़े को तब माना नहीं, क्योंकि जब तक राष्ट्रीयता की जांच हम न कर लें, हम कैसे उस आंकड़े को माने। और अभी जो हमें लिस्ट दी गई है वो केवल 271 लोगों की दी गई है, लेकिन उस 271 की लिस्ट भी हमने मानी नहीं। हमने कहा हमें डिटेल्स दीजिए, हम कोई राष्ट्रीयता की जांच करेंगे, उसके बाद उनको डिपोर्टेशन के लिए हम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट देंगे। तो ये कहना पहले तो कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद नीति परिवर्तन हुआ, ये सही नहीं है। और इस समय हमें जो लिस्ट दी गई है वो मात्र 271 की दी गई है। दूसरा प्रश्न। ये तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं स्पष्टीकरण के लिए। जो अवैध रूप से जिनका अनधिकृत प्रवेश है वो तो एक कानूनी मसला है, लेकिन यह भी हो सकता है सत्य नहीं हो, लेकिन H1B वीसा लेकर के जो लोग वहाँ कार्यरत हैं और आईटी इंडस्ट्री में सिलिकॉन वैली में कम से कम 150 बिलियन की इंडस्ट्री भारतीय मूल के लोगों ने बनाई है। फेसबुक के माध्यम से और अन्य विधाओं से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके वीसा वो सशंकित हैं, एक असुरक्षा की भावना है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर और तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है और उनकी पत्नियों का भी वीसा का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। इसमें कितना तथ्य है, और अगर तथ्य है तो क्या इस पूरे मामले की विधिक वीसा लेकर के जो वहाँ कार्यरत हैं और इतना ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या हमारी सरकार कुछ कदम उठा रही है? सभापति जी, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा था वो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में था। मुझे खुशी है उन्होंने ये सवाल पूछा जो वैध लोगों के बारे में। ये जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं या L1 वीज़ा होल्डर्स हैं वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। जहाँ तक सवाल है कि उनके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, 4 बिल ज़रूर कांग्रेस में आए हैं, लेकिन अभी वो कांग्रेस से पारित हुए बिना लागू नहीं होंगे। और हम बहुत उच्च स्तर पर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और US से इंगेजमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि एक तो अभी चिंता का कोई विषय नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने स्पाउसेस की बात की, मैं बताना चाहूँगी माननीय सांसद को कि सन 2015 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत हुई थी, तब ये सुविधा प्रदान की गई थी। अभी तक ये सुविधा छीनी नहीं गई है, लेकिन जहाँ तक H1B वीज़ा का सवाल है, लगातार इसमें फ्लिप फ्लॉप होता रहा है। और ये एक्ट जब 1990 में आया था, उस समय मात्र 65,000 लोगों को ये वीज़ा दिया जाता था, लेकिन 98 में इसे बढ़ाया गया और 2000 में जब हमारी सरकार थी, उस समय एक एक्ट पारित किया गया और वीज़ा रिफॉर्म्स एक्ट, उसमें इसको 1,95,000 कर दिया गया, और वो भी 3 वर्ष की अवधि के लिए। 2000, 2001, 2001, 2 और 3 तक वो चला। 2004 दिसंबर में फिर एक और एक्ट पास हुआ वीज़ा रिफॉर्म्स एक्ट के नाते से। पहले वाले को हम अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस 21st सेंचुरी एक्ट कहते हैं, दूसरे को हम वीज़ा रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से ही जानते हैं। उसमें वापस उसको 65,000 कर दिया गया।
तो ये पहली बात तो ये कि सब कुछ ट्रंप प्रशासन में हो रहा है, ये नहीं है। उस समय ट्रंप प्रशासन नहीं था, उस समय प्रेसिडेंट बुश का शासन था 2004 में, जिस समय इसको वापस 1,95,000 से 65,000 कर दिया गया। और दिसंबर 2004 में हमारी सरकार भी नहीं थी। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार किसी की भी रही हो, इस तरह का फ्लिप फ्लॉप उनकी नीति में परिवर्तन करता रहता है, लेकिन कोई भी सरकार रही है वो अपने भारतीय हितों के बारे में उनसे बात करती है। और जैसा मैंने कहा कि स्पाउसेस को जो अधिकार दिलवाया था वो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही राष्ट्रपति जी से बात करके दिलवाया था। अब भी हम लगातार बात कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से हमारे आईटी इंडस्ट्री के या लोगों के हित प्रभावित हों। हम बार बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक बात कह रहे हैं वो ये कि ये आपकी नौकरियां नहीं चुरा रहे, ये आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये बात धीरे धीरे कांग्रेसमैन के भी समझ में आ रही है, अमेरिकी प्रशासन के समझ में। Thank you, Shri Anand Sharma. Sir, before I ask my supplementary, I would like to No, just supplementary, please. welcome the External Affairs Minister. All right. She, after her recovery, Everybody and that associates she's with back, you on we all that. are very happy and we wish her long life and good health. Sir, Now, my supplementary pertains to the movement of skilled professionals, which the Honorable Minister has just referred to. So this is about H-1B and L-1 visas, sir. So it's true that number of bills have been placed before the US Congress, 4 to be precise. And recently, there have been 3 bills. One by Chuck Grassley and Dick Durbin. This is about curbing on H-1B visas. Subsequent to that, even before they were taken up for consideration, the processing, that's the premium reprocessing, where expeditiously the applications were disposed of, that has been dispensed with and stopped, for which the concern has been expressed. Equally, sir, there are 2 bills on anti-outsourcing. Now, as the Honorable Minister has said, that's true, that there are reports, sir, for every job outsourced, there are 2 higher value jobs which are created in the parent company back in the United States of America. Equally, it is important, sir, to make a distinction. And that's What's what the I would question? urge. My question is, have we made this distinction very clear and firm to the US government that the temporary movement of skilled professionals from India, which is the requirement of the US IT industry, must not be mixed up as immigrants? Because they are not immigrants, they are neither getting their social security contributions back, they are not getting any benefits. In fact, this is an ongoing issue between India and the United States. They get no benefits, and the visas are structured in a manner that they make billions of dollars in social security contribution returned to India, and now they are being humiliated. So credible assurances, I would urge the Minister, whether steps are being taken to ensure that they are protected, their rights are protected, and they are not treated as immigrants and deported. Thank you. मैंने उनके आधे प्रश्न का उत्तर तो पिछले प्रश्न के उत्तर में दे दिया कि जहां तो मैंने खुद ही स्वीकार किया कि कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन वो इस रूप में पारित ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी विदेश सचिव गए थे जब यूएस, तो वो कांग्रेसमैन से भी मिले, जिसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीयों के वो बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से भी मिले। तो जहां तक H-1B और L-1 वीजा का सवाल है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय आईटी इंडस्ट्री और यहाँ के प्रोफेशनल्स का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हम उन्हें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो आपकी नौकरियां नहीं ले रहे, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सोशल सिक्योरिटी की बात की, वो मसला आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और उस बीच में दोनों सरकारें रही हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते राष्ट्रपति ओबामा से मिली थी, तो जो प्रमुख सवाल मैंने उठाया था वो मैंने यही उठाया था, टोटलाइजेशन का। तो वो विषय बहुत पुराना चल रहा है। अभी तो इस समय जैसे आप कह रहे हैं कि तलवार नौकरियों की लटकी हुई है, तो ये विषय तो अभी पीछे पड़ा हुआ है। एक बार इनकी नौकरियां बच जाएं तो दोबारा से वो विषय उठाएंगे, लेकिन हर सरकार ने टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात की। श्री दिलीप भाई पांड्या। Here the question was asked, and in that question it was stated that 11 million undocumented migrants
In reply, Honorable Minister has stated that there is no authenticated figure with her. Also, it is stated that US facilitate issued travel documents. I want to ask whether travel documents has been asked by any Indians, whether the government of India is trying to support, to help them to get those travel documents, and how many people have applied for that? Thank you. पहले तो मैं बताऊं कि जो मैंने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, जब हम उनको अवैध कह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड कह रहे हैं, तो प्रामाणिक आंकड़ा कैसे हो सकता है? जो अवैध रूप से जाते हैं वो एम्बेसी से संपर्क ही नहीं करते, उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो क्यों आएंगे? तो कोई भी एम्बेसी ये नहीं कह सकती कि ये प्रामाणिक आंकड़ा है। ये आंकड़ा भारत सरकार को उस समय एक रिपोर्ट में दिया गया था कि 2,60,000 है, जिसको हमने माना नहीं। रही ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की बात, वो आकर अप्लाई नहीं करते, वो क्यों आना चाहेंगे वापस? ये उनकी सरकार हमको देती है और हम उनकी दिए हुए आंकड़े में सबको ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं दे देते। हम सबसे पहले उनकी राष्ट्रीयता की जांच करते हैं और जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ ये वाकई भारतीय हैं, तब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हम ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट हम न दें तो वो उनको अवैध करके जेल में डाल देंगे, उन पर मुकदमा चलाएंगे, वो और संकट में फंसेंगे। तो ये वो स्वयं मांगने नहीं आते। पर मैं आपको कह सकती हूँ कि 2014 से और अब तक 576 लोगों को हम लोगों ने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। Thank you. Shri Jethmalani. I wish to assure the Honourable Minister that I am not asking anything in a spirit of hostility or criticism. This is Question, please. gentle advice which I wish to give by asking this question. Sir, first of all, it is well known that the President of the United States wishes to establish friendly relations with India. Secondly, except those who have initially entered the United States illegally and their initial entry is a criminal offense under the law of the United States, all others have some protections both under international law as well as the domestic constitutional law of the United States. Sir, I request the Honourable Minister to undertake a serious study of both these problems and be sure that a gentle approach to President Trump will solve this problem, and it will be the greatest flower in your... That's a suggestion. प्रश्न के बजाय सुझाव दिया, हम इस सुझाव पर जरूर काम करेंगे राम जी। Thank you very much. Question 227. Questioner absent, let the answer be